आर्टिकल 31, संपत्ति का अधिकार। तो मैं बाद में पढ़ाऊंगा कि 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत इसको क्या कर दिया गया, आपका हटा दिया गया। लेकिन उसके पहले बहुत चीज किया गया इसमें। देखो याद करना, एक तो ये भाग किसमें था, 7 में था। आर्टिकल 19F में था, ठीक है। और मौलिक अधिकार में किसमें था आपका, इसी में था ना, भाग 7 में था। किसमें था आपका, 19F में था। और आर्टिकल किसमें था आपका, आर्टिकल 31 में था। अब तीनों जगह से किसको हटा दिया गया है, आपका संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को कई बुक में लिखा गया है कानूनी अधिकार है, कई बुक में लिखा गया है विधिक अधिकार है, वही होता है। लेकिन कई बुक में लिखा गया है संवैधानिक अधिकार है। वो इसलिए अधिकार है क्योंकि संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटाया गया है, मौलिक अधिकार से हटाया गया है, लेकिन अभी भी संविधान में ही रखा गया। कौन से भाग में, आर्टिकल 300 क, मतलब कौन सा भाग हो गया, कौन सा भाग हो गया, ये हो गया तुम्हारा कौन सा आपका भाग 11, ठीक है, सॉरी भाग 12। कौन सा हो गया आपका भाग 12। भाग 12 में लिखा गया, इसमें अभी पढ़ेंगे आपका। तो भाग 12 में आज भी है, जब संविधान के हमने फंडामेंटल राइट से हटा दिया और संविधान के भाग 12 में डाल दिया, मतलब आज भी कैसा अधिकार है आपका, संवैधानिक अधिकार है। इसको एग्जाम में एक बार पूछा था और एग्जाम में आंसर क्या ले लिया आपका, संवैधानिक अधिकार। यदि तीनों रहेंगे, कानून रहेगा, विधिक रहेगा, संवैधानिक रहेगा, तो किसको टिक लगाना है आपको, संवैधानिक अधिकार को लिखो उसमें। मूल संविधान में संपत्ति के अधिकार को, मूल संविधान में संपत्ति के अधिकार को भाग 3 में रखा गया है, भाग 3 में रखा गया है। और इसे मौलिक अधिकार और इसे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार घोषित किया गया था, ठीक है, बन जाएगा लिखना उसमें। आर्टिकल 19(1)(f) क्या था इसमें आपका, लिखा था ना आपका व्यवसाय करने का अधिकार था ना आपका, सॉरी आपका धन संपत्ति अर्जन करने का अधिकार। तो आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31 के तहत यह मूल अधिकार में शामिल थे। किंतु एरो देना, एरो नीचे एरो देना, किंतु एरो देना, 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को अर्थात 19(1)(f) और आर्टिकल 31, 19(1)(f) और आर्टिकल 31 को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। और वर्तमान में
भाग 12 के 300 का वर्तमान में भाग 12 के 300 क में रखा गया है। भाग 12 के 300 क या 300 ए में रखा गया है। ठीक है, बंद कर देना। और यह कहा गया है कि राज्य, और यह कहा गया है कि राज्य विधि बनाकर राज्य विधि बनाकर किसी व्यक्ति के संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। ठीक है, मतलब देखो, मौलिक अधिकार में था तो आप क्या नहीं कर सकते, ध्यान समझ में क्या लिखा उसमें, वो विधि को करो अंडरलाइन, विधि को करो अंडरलाइन, क्या करो, आपका जो लिखा ना विधि के, क्योंकि विधि के बनाकर क्या कर सकती है राज्य, आपके संपत्ति का हनन कर सकती है। यदि ये मौलिक अधिकार में होता तो मौलिक अधिकार में क्या था कि मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप क्या जा सकते हो, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो। तो सरकार ने बुद्धि लगाया और 44 अमेंडमेंट एक्ट कर दिया और ये कहा कि राज्य कानून विधि बनाकर क्या कर सकती है, आपके संपत्ति का हनन। ठीक है, पहले में क्या था कि आप कितनी भी संपत्ति रखो वो आपके मौलिक अधिकार था, चाहे कैसी भी तरीके से कमाओ। लेकिन अब सरकार बोल रहा है कि भाई विधि बनाकर आपके पास, आप इनकम हो, आप पटवारी, इनकम 50 से 60 करोड़ रुपए, सरकार ने विधि बनाया, भाई पता चला कि इनका पेमेंट कितना है, पे स्केल कितना है, साल भर से लेके अभी तक इनका इनकम इतना है, दिखा रहा है इतना, तो फिर सरकार क्या करेगी, आपका वारंट जारी करेगी, आपके ऊपर भेजेगी, ईडी को भेजेगी, सीबीआई को भेजेगी, बोलो जाओ छापा मारो, पता चलो, यदि उससे ज्यादा संपत्ति निकलेगा तो क्या कर लेना, आप जब्त कर लेना, बन जाएगा, समझ आ जाएगा आपका। चलो अब इसमें देखो, आपको इसमें 3 आर्टिकल दिए गए हैं, लेकिन संपत्ति के अधिकार संबंधी पहले 3 प्रावधान थे, बाद में क्या कर दिया गया, आपका सबको हटा के क्या कर दिया, खत्म कर दिया गया। लेकिन इसके पहले भी 3 प्रावधान थे, लिखो उसमें, संपत्ति के अधिकार संबंधित भाग 3 में 3 प्रावधान थे। संपत्ति के अधिकार संबंधित भाग 3 में 3 प्रावधान थे। 31A, 31B, 31C, 31A, 31B, 31C। लिखना उसमें 31A क्या बोलता है, 31A क्या बोलता है, लिखो उसमें, यदि लोकहित में किसी व्यक्ति के संपत्ति का अधिग्रहण करते हैं, यदि लोकहित में, बोले क्लास में बोलो, यदि लोकहित में किसी व्यक्ति के संपत्ति का अधिग्रहण करते हैं तो उसे फंडामेंटल राइट्स के आधार पर के आधार पर चुनौती नहीं दे सकते। ये बात समझ में आ गई, नहीं आया? देखो, संशोधन के पहले था ना ये, बात समझ नहीं आया? अभी तुम किसको भूल जाओ, 44 और 1978 को भूल जाओ। ये बात कब की है, जब
संपत्ति का अधिकार क्या था, मौलिक अधिकार में शामिल था। तो 3 प्रावधान था कि लोक हित में यदि, ठीक है, किसी व्यक्ति के संपत्ति का अधिग्रहण करता है तो फंडामेंटल राइट्स को क्या नहीं माना जाएगा, आपका चुनौती नहीं दे सकते। लेना पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1915 के तहत, पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत। ये समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया भाई? बात कब की है, जब संविधान बना और संविधान बनने के बाद हमारा जो संपत्ति का अधिकार था, क्या अधिकार था, मौलिक अधिकार था। तो उसमें यह कहा गया कि यदि लोक हित में आपकी संपत्ति को सरकार ले रही है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके ये चुनौती नहीं दे सकते कि मेरा फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है। क्यों? क्यों? किस कौन से हित में है वो, लोक हित में। बन जाएगा। नेक्स्ट लिखना 17वां संविधान संशोधन 1964, उसी में 17 अमेंडमेंट एक्ट 1964, 17 अमेंडमेंट एक्ट 1964 क्या कहा गया इसमें? इसमें कहा यदि सरकार कृषि योग्य भूमि पर या कृषि योग्य भूमि को अधिग्रहित करता है, कृषि योग्य भूमि को अधिग्रहित करता है तो उसे पर्याप्त हर्जाना देना पड़ेगा, तो उसे पर्याप्त हर्जाना देना पड़ेगा। इस समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। 21 में 2 बातें कही गई। लोक हित में यदि आपने किसी के भूमि का अधिग्रहण किया, भूमि मतलब हो सकता है कोई सामने के एरिया ले लिया, आप चबूतरा ले लिए, चौक ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक कृषि योग्य भूमि ले लिए आप, क्या देना पड़ेगा आपको? पैसा देना पड़ेगा। कौन सा अमेंडमेंट के तहत? 17वां संविधान संशोधन 1900 बन जाएगा। ये कौन सा आपका आर्टिकल 31 बी। ये भी, हाँ, ये भी आपका, हाँ जाओ, ये आपका देखा जाएगा। ये भी कौन सा था आपका? ये भी था तुम्हारा, कौन सा था आपका? पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत ही था। लिखने की आवश्यकता नहीं, बस ध्यान समझो। इसमें क्या बोला गया, लिखो उसमें 9वीं अनुसूची से संबंधित, 9वीं अनुसूची से संबंधित कानून जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा जाएगा। 9वीं अनुसूची से संबंधित कानून न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा जाएगा। अब तुमको पहले पता ही होना चाहिए कि 9वीं अनुसूची है क्या? क्या है 9वीं अनुसूची? लैंड रिफॉर्म एक्ट। भूमि मतलब मैं बताया था आपको, हदबंदी, चकबंदी और कौन सा आपका? काश्तकारी। सब पढ़ चुके हो ना इसमें? मतलब यदि सरकार चकबंदी के तहत आपकी जमीन को ले लेती है, हदबंदी के तहत आपकी जमीन को ले लेती है, बात समझ आ रहा है आपका? मतलब सरकार ने कहा कि भाई इनके पास 56 एकड़ से ज्यादा जमीन है, व्यक्ति कितने हैं? मात्र लोग 5। तो क्या करो, जमीन को अपने हिसाब से ले लो। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब भूमि सुधार, तुम अकेले व्यक्ति हो, तुम्हारे पास 50 एकड़ जमीन है, तुमको उतनी आवश्यकता है ही नहीं, लेकिन 50 एकड़ तुम्हारा तो है ना, भले व्यक्ति एक हो। तो उस समय क्या करती सरकार? आपको जमीन को अपने पास ले लेती थी। भाई इतना जमीन क्या करोगे, हमको दे दो। तो जब उस सरकार अपने पास ले ली तो तुम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते थे, इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती थी। लेकिन एक व्यक्ति ने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। कौन थे? केशवानंद बनाम भारती। केशवानंद भारती
केशवानंद भारती की जमीनें बहुत ज्यादा फैली हुई थी केरल में, और केशवानंद भारती की जमीन को भी सरकार क्या करने लगी, आपका हड़पने लगी। कौन के तहत? भूमि सुधार के तहत। क्यों? क्योंकि इससे क्या होने लगा, सरकार क्या करने लगी, आपका इसका दुरुपयोग करने लगी। भाई 5 व्यक्ति हैं भी तो जमीन क्या कर ले रही, सरकार आपको हड़प ले रही है। तो केशवानंद भारती ने केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि भाई 9वीं अनुसूची के तहत कम से कम न्यायिक समीक्षा तो होनी चाहिए, पहले जांच करो, और जांच करने के बाद यदि सही पाया गया तो जमीन हड़पो, तो जमीन वापस कर दो। तो केशवानंद भारती बनाम केस में यह कहा गया कि अब न्यायिक समीक्षा हो सकती है या होगी। लिखो उसमें लिखना 24 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केशवानंद भारती के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 9वीं अनुसूची से संबंधित कानून में, 9वीं अनुसूची से संबंधित कानून में क्या हो सकती है, न्यायिक समीक्षा हो सब। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, लोग क्या होता है, लोग 31 हो क्या करते हैं, आपका सब पढ़ के निकल जाते हैं। मुझे लगता है पिछले पेज में इसको नहीं पढ़ाया था मैं। ठीक है आपका, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि न्यायिक समीक्षा क्या हो सकती है, कौन से केस में, विश्वानंद भारती। बन जाएगा आर्टिकल 31C, आर्टिकल 31C, इसको जोड़ा गया 25वां संविधान संशोधन 1971 के तहत। 25वां संविधान संशोधन 1971 में जोड़ा गया। लिखो, मैं समझाता हूं। यदि 39A और 39B, 39A और 39B, 39A और 39B को लागू करने में राज्य कोई विधि बनाता है, 39A और 39B को लागू करने में यदि राज्य कोई विधि बनाता है, और उस विधि से आर्टिकल 14 और 19 का अतिक्रमण होता है, उस विधि से आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का अतिक्रमण होता है, तो उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। चुनौती मतलब क्या, न्यायालय में उस पर क्या नहीं कर सकता, अपन पे केस नहीं कर सकते, उसे इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो समझाता हूं। 39, देखो एक तो याद करना, 39 अपन कहां चले गए, मतलब भाग 4 में चले गए, क्योंकि आर्टिकल 35 तक है, कहां तक आपका मौलिक अधिकार में। ठीक है, 36 से कहां शुरू हो जाता है आपका डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। और लिखिए क्या हो आप, 39A और 39B के तहत राज्य कोई विधि बना रहा है, तो आप यह नहीं बोल सकते कि बनाया गया कानून आर्टिकल 14 क्या कर रहा है, आपका उल्लंघन कर रहा है। ठीक है, लिखो 39A क्या है, लोकहित के समुदाय में, लोकहित के समुदाय में, लोकहित के समुदाय में भौतिक संसाधनों का संवितरण, लोकहित के समुदाय में भौतिक संसाधनों का संवितरण
कौन सा आपका आर्टिकल 39A। ठीक है, अब देखो राज्य ने बोल दिया कि जिनकी इनकम जो बीपीएल कैटेगरी वाले हैं उनको 35 किलो चावल, जो एपीएल वाले हैं 10 किलो चावल, और जिनके पास कार्ड ही नहीं है उनको चावल मिलेगा ही नहीं। तो आप जाके आर्टिकल 14 में क्या लिखा गया है, विधि के समक्ष भाई किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश के आधार पर विभेद नहीं किया जा रहा है। और इसमें क्या विभेद हो रहा है, जाति के आधार पर। भाई एसटी वाला कम पैसा कमा रहा है या कॉन्स्टिट्यूशन साहब का, मतलब इसमें निवास, धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है ना आपका। विधि के समक्ष भाई किस एक लिए सही विधि, भाई बोला ना असमान समय में असमान व्यवहार, पढ़ाए तो याद करो, असमान परिस्थिति में असमान व्यवहार। तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कि भाई मुझे क्या नहीं मिल रहा, चावल नहीं मिल रहा है भाई, क्योंकि राज्य का यह भी नियम है कि वो क्या करे, आपका क्या लिखे उसमें, आपका लोकहित के समुदाय में भौतिक संसाधनों में क्या करेगा, आपको वो संवितरण करेगा। ये समझ में आएगा नहीं आया, आएगा नहीं आया। 39B, धन उत्पादन के साधनों में संकेंद्रण नहीं, धन उत्पादन के संसाधनों में या साधनों में संकेंद्रण नहीं, धन उत्पादन के संकेंद्रण में साधनों में संकेंद्रण सेंट्रलाइज्ड नहीं। इस समझ में आएगा नहीं आया। धन और उत्पादन के साधनों में संकेंद्रण नहीं। 3 लाख कमाओगे भी 30% का टैक्स, 25 लाख कमा रहे हो तो भी 30% का टैक्स, 1 करोड़ कमा रहे हो तो भी 30%। नहीं, ऐसा नहीं होगा भाई। 3 लाख तक टैक्स फ्री होगा, 8 लाख तक 3% होगा, 20 लाख तक 4% होगा, 50 लाख तक 6% होगा। मतलब जो व्यक्ति जितना धन कमाता है उसको उसके आधार पर क्या लिया जाएगा, आपका टैक्स लिया जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, विधि के समक्ष आपका आर्टिकल 19 का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। ठीक है ना भाई। भाई क्या लिखा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की स्वतंत्रता, व्यापार व्यवसाय में स्वतंत्रता। लेकिन जो व्यक्ति का जैसा व्यापार होगा उसको वैसा टैक्स देना पड़ेगा। मतलब धन उत्पादन में आपका साधनों में सकेंद्रण मतलब क्या होता है कि सभी को एक समान आपका नहीं समझा जाएगा। जैसा व्यक्ति काम करेगा उससे वैसा पैसा दिया जाएगा, उससे वैसा टैक्स लिया जाएगा। और ऐसा जब सरकार करेगी तो आप यह नहीं कर सकते कि आप उनकी संपत्ति का क्या कर रहे हो, आपका अतिक्रमण कर रहे हो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के आधार पर। बन जाएगा ये आर्टिकल 13A, 13B और 31A, 31B और 31C बन जाएगा। इतना पढ़ के आओ। कल पढ़ेंगे अपन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, कौन सा, आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है ना, खत्म हो जाएगा आपका 1-2 दिन में क्या, आपका फंडामेंटल राइट्स। लेकिन कल का बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कि जब आपके संविधान के इन मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप किसके पास जाओगे, आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 के तहत, आप जाओगे हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 के तहत। ठीक है, चलिए।